हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर ना करते हुए। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस का पार्ट 2। पहला एक पार्ट हमने अपलोड कर रखा है, आपने देखा ही होगा, लेकिन आज हम कर रहे हैं न्यूक्लियस का पार्ट 2, क्लियर करेंगे आज इसे। कोशिश करेंगे आज न्यूक्लियस का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। देख लेते हैं कहाँ तक हम इसको कर पाते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता उसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो देख लेते हैं किस किस में नहीं होता। इट इज एसिडिक प्रोटीन, यह कैसी होती है? एसिडिक होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं? एसिडिक प्रोटीन होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 10,000 डाल्टन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का वेट कितना होता है? 10,000 डाल्टन्स। क्लियर? इट कंटेन्स ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन अमीनो एसिड। ये किस किस की बनी होती है? ट्रिप्टोफैन की और टायरोसिन अमीनो एसिड की बनी होती हैं। और ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन दोनों ही नॉट एसिडिक। ये एसिडिक प्रोटीन नहीं है, एसिडिक अमीनो एसिड नहीं है। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये ऊपर लिखा है एसिडिक प्रोटीन। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है मोस्टली एसिडिक होती है, लेकिन ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन कैसे हैं? ये नॉट एसिडिक। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसा भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिप्टोफैन को देख लीजिए क्या बोलता है। ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर ऑफ इंडोल 3 एसिडिक एसिड। ये इसका क्या है? फॉर्मूला हो गया, है ना, केमिकल फॉर्मूला है ये ट्रिप्टोफैन का। इंडोल 3 एसिडिक एसिड, IAA बोलते हैं इसको, दूसरा नाम। और ये कैसा होता है? न्यूट्रल ऑक्सीजन होता है ये IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है। और ये कैसा होता है? नेचुरल ऑक्सीजन होता है। न्यूट्रल नहीं, सॉरी, नेचुरल ऑक्सीजन होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या एसिडिक एसिड होता है, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट, 5 चैम्बर क्लासेस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर। 5 केमिकल क्लासेस होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन की। तो देख लेते हैं A1, A2, B, C, D। ये 5 कैसे होते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्लियर? याद रखेंगे A1, A2, B, C, D, भी सिंपल है। अब आता है आपका स्पेशल टाइप के कुछ क्रोमोसोम होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है पॉलीटीन, और ये सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। दूसरा एक पॉलीटीन तो होता ही है, लेकिन इसका दूसरा नाम है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा क्रोमोसोम है लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम। दोनों ही क्या होते हैं? इनको दैत्याकार क्रोमोसोम कहते हैं, राक्षस टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब पहले वाले को देखेंगे, पॉलीटीन और सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। डिस्कवर्ड बाय बालबियानी। पॉलीटीन की खोज किसने की थी? बालबियानी ने। ये तो आप जानते ही हैं, बालबियानी ने पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज की थी। और किसमें की थी बताओ? है ना, डिस्कवर्ड बाय बालबियानी इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ लार्वी ऑफ कीरोनोमस। कीरोनोमस क्या है? एक आर्थ्रोपोड्स है।
ये एनिमल्स का नाम है किरोनोमस और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का जंतु है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। सलाइवरी ग्लैंड एंड मालपीगियन ट्यूब्यूल्स ऑफ ड्रोसोफिला, ये ड्रोसोफिला की सलाइवरी ग्लैंड में पाया गया था सबसे पहले, ड्रोसोफिला। ठीक है भाई, हाईलाइट कर देता हूँ इसको क्योंकि ये एनिमल्स का नाम है। सलाइवरी ग्लैंड एंड मालपीगियन ट्यूब्यूल्स ऑफ ड्रोसोफिला में पाया गया। आल्सो फाउंड इन, यहाँ लिखा आल्सो फाउंड इन, किस किस में पाया गया था। और एंटीपोडल सेल्स ऑफ एम्ब्रायोसैक में पाया गया, इंडोस्पर्म की सेल्स में पाया गया, और ये सस्पेंसर सेल्स ऑफ एम्ब्रायो में पे पाया गया। कौन? पॉलीटीन क्रोमोसोम, है ना। जर्नली क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग इंटरफेज स्टेट, यानी कि सामान्यतः जो क्रोमोसोम होते हैं वो इंटरफेज की अवस्था में विजिबल नहीं होते। जब इंटरफेज की अवस्था आ रही होती है उस दौरान ये क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, यानी दिखाई नहीं देते। क्लियर, आगे चलते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम इज एन एक्सेप्शन, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम वाकई में अपने आप में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये एक राक्षस टाइप का दैत्याकार का एक क्रोमोसोम होता है। आगे कार्य पता चलेगा इनका ये क्या करते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम इज विजिबल इन इंटरफेज, है ना, विजिबल इन इंटरफेज। पॉलीटीन क्रोमोसोम इज लार्जेस्ट क्रोमोसोम इन बायोलॉजिकल वर्ड। बायोलॉजिकल वर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम माना गया है। पॉलीटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइटोसिस। इन एंडोमाइटोसिस क्रोमोसोम डिवाइड्स बट क्रोमेटिड डज नॉट सेपरेट, यानी कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है ये एंडोमाइटोसिस क्रोमोसोम डिवाइड्स होते हैं, और लेकिन क्रोमेटिड डज नॉट सेपरेट, इनके जो क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। आगे डायग्राम देख रहे होंगे आप, है ना। इस तरीके से ये क्रोमोसोमल पफ है, छोटा वाला, यानी कि रिंग कह सकते हैं। इसमें ये क्या होते हैं, डार्क बैंड होते हैं और ये लाइट बैंड होते हैं। जो रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, ये डार्क बैंड, इसके रेड कलर के बीच में जो खाली स्पेस है वो लाइट बैंड, और ये हो गया इसका बालव्यानी पफ रिंग बड़ी वाली। और ये इसको क्या कार्य करता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस, यानी कि ये जो क्रोमोसोम होता है ये आरएनए की सिंथेसिस और प्रोटीन के स्थान पर आकर के उनको इनएक्टिव कर देता है। तो बालव्यानी रिंग में होती है आरएनए एंड प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बताओ, ऐसा होता है ये। फिर है लैम्ब-ब्रुश क्रोमोसोम, फर्स्ट स्टडीड बाय फ्लेमिंग इन ट्राइट्यूरस। ये एक क्या है, ये एनिमल्स का नाम है ट्राइट्यूरस, और ये एनिमल कैसा है, एम्फीबियन एनिमल है, जल और थल दोनों पर पाए जाने वाला होता है, उसे एम्फीबिया कहते हैं। बट वाज डिस्क्राइब्ड बाय रॉकर्ट ने, रॉकर्ट का नाम जरूर याद रखेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टडीड फ्लेमिंग ने किया था, किस में किया था, ट्राइट्यूरस में किया था। लेकिन डिस्क्राइब, वर्णन किसने किया, लैम्ब-ब्रुश का वर्णन किसने किया, रॉकर्ट ने किया था, रॉकर्ट। ठीक है। द बेस्ट स्टडी ऑफ लैम्ब-ब्रुश क्रोमोसोम कैन बी डन इन डिप्लोटीन स्टेज, सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, यानी कि जब लैम्ब-ब्रुश को सही स्टडी किस में मिलती है, बेस्ट स्टडी इसकी किस में कर सकते हैं, डिप्लोटीन स्टेज सब स्टेज में करते हैं, जो प्रोफेज फर्स्ट में आती है। और ये प्रोफेज फर्स्ट किस में आती है, ये मियोसिस फर्स्ट में आती है। ठीक है,
इस तरीके से होता है। ये लूप्स हो गए इसके, ये क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम एक्सिस हो गई ये दोनों। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है लैम्पोब्रस। ठीक है, आगे चलते हैं अब। दो ही हमारे पास ऐसे अलग से स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम थे, वो कंप्लीट हो गए। अब आता है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देख लेते हैं, कार्य देख लेते हैं न्यूक्लियस के क्या क्या कार्य हैं। तो न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल को यानी कि कोशिका को कंट्रोल करने वाला भाग होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल को क्या माना जाता है, पागल माना जाता है, पागल। फिर वो सेल इनएक्टिव सेल हो जाती है, वो कार्य नहीं कर सकती उसके बगैर कुछ भी, है ना, क्योंकि उसको गाइडेंस, एक तरह से समझो गाइडेंस करने वाला नहीं मिलेगा कोई भी। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देख लेते हैं इसके। हैमरलिंग परफॉर्म्ड एंड एक्सपेरिमेंट नोन एज ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि हैमरलिंग के इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ऑन एसिटाबुलेरिया, और एसिटाबुलेरिया क्या, एक प्लांट का नाम है ना। एसिटाबुलेरिया क्या है, एक प्लांट का नाम है। और ये प्लांट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि एक उसमें न्यूक्लियस होता है, एक ही कोशिका होती है इसमें, यूनिसेलुलर है वो, है ना। और कैसा होता है, ग्रीन होता है, और ये मराइन एल्गी होता है, यानी कि समुद्रों में पाए जाने वाला एल्गी है, ये शैवाल है। लार्जेस्ट प्लांट सेल एसिटाबुलेरिया में ही होती है। अगर प्लांट में देखा जाए कि सबसे बड़ी सेल किस में होती है, एसिटाबुलेरिया में ही पाई जाती है। और एसिटाबुलेरिया ये क्या लिखा है, एक सेकेंड, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया और एसिटाबुलेरिया क्रेन्यूलेटा, ये दो एसिटाबुलेरिया प्लांट की दो प्रजाति हैं। कौन कौन सी, मेडिटेरेनिया और क्रेन्यूलेटा। ठीक है, ये हो गई, इसको छोड़ो, यहीं तक रहने दो इसको आप। फिर है ये कैलकुलेशन ऑफ हैमरलिंग, concluded that nucleus control the morphology of cap of एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया में एक कैप पाई जाती है जो उसके बाहरी आकार को डिनोट करती है, ये इन्होंने बताया था हैमरलिंग में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ये एफ मिक्सचर, एफ मिसर है ना, एफ मिसर ऐसे पढ़ेंगे इसको, एफ मिसर। F measure isolated nucleic acid from the nuclei of pus cells and called them nuclein, nucleic acid, nuclein, है ना। एफ मिसर ने 1869 में आइसोलेट किया था न्यूक्लियस को। तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई होती हैं जिनको पस सेल कहते हैं। पस होती है मवाद, जैसे कोई फुड़ा फुंसी हो जाता है उनमें मवाद भर जाता है। तो न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स एंड कॉल्ड देम न्यूक्लिन, और उसको क्या बोला था, न्यूक्लिन बोला था। द टर्म न्यूक्लिक एसिड कॉइन्ड बाय अल्टमैन, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है वो किसने दिया था, अल्टमैन ने दिया था। अब आता है न्यूक्लिक एसिड, इसके दो पार्ट होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसकी हो जाएगी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, इसमें राइबोज शुगर होती है। और डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O4, और राइबोज शुगर का केमिकल फॉर्मूला होता है C5H10O5। ठीक,
तो ये होता है, इनके ये फॉर्मूला है, डायग्राम, इनको छाप लेना, तुम बना लेना इनको, इसमें पढ़ा नहीं क्या है। ये राइबोज शुगर का फॉर्मूला है और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर H केवल H होता है, यहाँ OH होता है, बाकी ये वाला डायग्राम पूरा सेम है। देखो यहाँ पर ये OH है, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से ये O जुड़ा हुआ है, यहाँ OH, ये सिंगल बॉन्ड H, और ये OH, ये सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, और CH2, ये सिंगल बॉन्ड H। ऐसे यहाँ देखो OH CH2 और ये सिंगल बॉन्ड O, OH H H H। बस केवल यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ OH है, केवल H है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये, क्योंकि ऑक्सीजन है तो राइबोज शुगर होगी, अगर नहीं है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और है ना, इसको कहते हैं क्या, डियोनीथाइमो डीऑक्सीथाइमो न्यूक्लिक एसिड, इसका ये दूसरा नाम है। इसको दूसरा और क्या कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम हो गया। और कॉमनली नोन एज कॉइल ऑफ लाइफ, इसको क्या कहते हैं, कॉइल ऑफ लाइफ कहते हैं DNA को। ओके, कॉमनली नोन एज थ्रेड ऑफ लाइफ, इसको दूसरा थ्रेड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, कॉइल ऑफ लाइफ भी कहते हैं ना। और द टर्म DNA इज कॉइन्ड बाय, और एक लगेगा लिखा जैकैरिस, ये टर्म दिया था DNA, किसने, जैकैरिस ने। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है DNA का, कहाँ कहाँ पर है देख लेते हैं। DNA फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स के जितने भी जंतु हैं, प्रोकैरियोट्स के जितने भी जंतु हैं, वहाँ पर DNA पाया जाता है। तो यूकैरियोट्स में देख लेते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यूकैरियोट्स में। और इन प्रोकैरियोट्स में देख लेते हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और इसमें जो DNA पाया जाता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, है ना। यानी प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म तो पाया ही जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर जो DNA पाया जाता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, या इसको स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA कहते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया, स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA को क्या कहते हैं, या किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। अब प्लाज्मिड जब इसको कहते हैं तो ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछा ही जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है ये प्लाज्मिड, और मेड अप ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्कुलर DNA। सर्कुलर DNA में ये सिंगल मॉलिक्यूल्स बनाता है, सर्कुलर DNA। ठीक है जी, ओके। द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय लीडरबर्ग ने दिया था। प्लाज्मिड शब्द किसने दिया था, लीडरबर्ग ने दिया था।
प्लाज्मिड आर फॉलोइंग टाइप्स, ये बिल्कुल कई प्रकार का होता है। एफ प्लाज्मिड, इसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। किसको ट्रांसफ़र करेगा? जेनेटिक मटेरियल को करेगा। फ्रॉम वन स्ट्रैन टू अनदर स्ट्रैन, कहाँ पर करेगा? वन स्ट्रैन टू अनदर स्ट्रैन को करेगा। स्ट्रैन क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं आल्सो, इनको ये भी कहते हैं आल्सो। ठीक है। फिर दूसरा होता है आर प्लाज्मिड, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। ये ड्रग का क्या करता है? विरोध करता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं किसको? आर प्लाज्मिड को। क्लियर? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय G.D. Watson and F.H.C. Crick in 1953. Watson, Crick, Wilkins awarded by Nobel Prize in 1962 में नोबेल प्राइज मिला था इन तीनों को। विल्किंस साहब कौन है? इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलाइज किए थे, 3D स्ट्रक्चर इन्होंने स्टडी किया था सबसे पहले, इनको इसीलिए ये प्राइज मिला था। द मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इज नोन एज BDNA। BDNA जो वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था, डबल मॉडल ऑफ डीएनए, उस डीएनए को क्या कहते हैं? BDNA के नाम से जाना जाता है। तो BDNA इज राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है। ये कैसा होता है? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है। बोथ स्ट्रैंड आर कंप्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल, कैसे होते हैं? दोनों स्टैंड कैसे होते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल होते हैं। और जो ए स्टैंड होता है वो 5' 3' होता है, और जो बी स्टैंड होता है वो 3' और 5' होता है। बोथ स्टैंड आर ट्रांसफरली कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जो बोथ स्टैंड होते हैं, जो दोनों स्टैंड होते हैं वो ट्रांसवर्सली कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। डायामीटर कितना होता है BDNA का? 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 2 नैनोमीटर्स भी कहते हैं इसको, है ना। अगर एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 नैनोमीटर आ जाएगा। और द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ BDNA इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। क्लियर? द टोटल बेस पेयर इन ए कंप्लीट टर्न ऑफ BDNA कितने होते हैं? टोटल बेस पेयर 10 बेस पेयर होते हैं कंप्लीट टर्न में। और द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर, यानी कि 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। अब आते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले शुगर पाया जाता है। शुगर का केमिकल फॉर्मूला ये रहा, C5H10O4 को दिखाई दे रहा होगा। C5H10O4 इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। ठीक है। अब आगे से ये C5H10O4 का ये फॉर्मूला है, मतलब ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। यहाँ सेकेंड है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट या फॉस्फेट H3PO4, तो एग्जाम्पल आ जाएगा H3PO4। नेक्स्ट है नाइट्रोजिनस बेसिस, ये 2 टाइप्स का होता है, पहला प्यूरिन्स और दूसरा प्रीमिडीन्स बोलते हैं इसको। वैसे जल्दी पढ़ने में तो यही आता है। तो पहला होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है प्रीमिडीन्स। प्यूरिन्स में 2 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। इसको ए से डिनोट करेंगे, इसको G से डिनोट करेंगे, है ना। और इसको ही देख लेते हैं पहले। तो याद रखेंगे प्यूरिन्स में, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन और प्रिमिडीन की बात आ रही है। 2 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन फॉर A, गुआनिन फॉर G।
और ये कैसे होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, विषम चक्रीय होते हैं, एक के बाद एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता होगा। इन डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। प्यूरिन्स का के अंदर ये हो गया। इसमें भी 2 नाइट्रोजन बेस पर होते हैं, सिस्टोसिन, साइटोसिन या थायमीन। इसको सी से डिनोट करेंगे, इसको टी से डिनोट करेंगे। और ये कैसा, ये हेट्रोसाइक्लिक था, ये होमोसाइक्लिक है ना, बस इतना याद रखेंगे। अब आता ये हो गया नंबर ऑफ एडिनिन, नंबर ऑफ एडिनिन बराबर नंबर ऑफ थायमीन, यानी जितने एडिनिन का संख्या होगी उतने ही थायमीन की संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि एडिनिन और थायमीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्वानिन और बराबर नंबर ऑफ साइटोसिन, आगे हो गया ये भी समझ में, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और नंबर ऑफ प्यूरिन मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ pyrimidine मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब यहाँ पर सीधा सीधा आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ए जी और ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी, तो गिवन बाई ई चारगॉफ नॉन एज चारगॉफ इक्वाइवेलेंस रूल। क्या कहते हैं इसको, नॉन एज चारगॉफ्स इक्वाइवेलेंस रूल कहते हैं, क्योंकि ये जो दिया है ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी गिवन बाई ई चारगॉफ ने सबसे पहले ये दिया था। और इसी को क्या कहते हैं, चारगॉफ इक्वाइवेलेंस रूल कहते हैं। और दिस रूल इज एप्लीकेबल इन डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए में ही एप्लीकेबल होता है यह रूल, सिंगल स्ट्रैंड में बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। कैन नॉट एप्लीकेबल इन एसएस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में ये एप्लीकेबल नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जॉइंटेड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड से नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर डीएनए इज पॉलीमर, जो डीएनए के पॉलीमर होते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है दोनों जॉइंट होते हैं, दोनों चिपके रहते हैं, किसके द्वारा, उनसे बॉन्ड के द्वारा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये डीएनए के पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, और ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बराबर न्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीमर मेक के डीएनए। और ये क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियस के क्या है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर ही तो है, और ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। 4 न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए, शुगर प्लस एडीन, ये हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन, शुगर प्लस ग्वानिन, ये हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन, शुगर प्लस सी, ये हो जाएगा डीऑक्सी साइटोडीन, शुगर प्लस टी डीऑक्सी थायमिडीन, है ना। इस तरह से शुगर के साथ सभी को एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन सबको जोड़ करके इनका ये कंपोजिशन बनाया है। 4 न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए ये 4 होते हैं, ये भी 4 ही थे। तो शुगर प्लस ए यानी कि एस प्लस ए, और एब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉस्फेट आ जाएगा, पी ऐसे हो गया ये। तो ये क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। शुगर प्लस जी, पीएसजी बराबर डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, शुगर प्लस सी, पीएससी
है ना। तो डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, शुगर प्लस टी, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी टाइडिलिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड, किसी भी नाम से यहाँ पर ये पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। इफ A120G80 तो इन DNA डबल स्ट्रैंड DNA कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि अब क्या करना है, इस डबल स्ट्रैंड DNA में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या का कैलकुलेट करना है। तो जब आपको पता है A बराबर T होता है, तो A दिया है 20, तो T भी 20 होगा, 120 होगा। G ट्रिपल बॉन्ड C, G कितना है 80, तो C भी कितना होगा 80 होगा। अब इस क्या करना है, इसको ऐड करना है, ये आ गया 400, आंसर इज 400। डिफरेंस बिटवीन द BDNA एंड ZDNA। ठीक है, तो दिख रहा होगा, यहाँ से आराम से दिख रहा है। तो इट इज राइट हैंडेड इन हेलिक्स, जो BDNA होता है वो राइट हैंड होता है हेलिक्स में, और जो ZN होता है वो लेफ्ट हैंड इन हेलिक्स में होता है। ये लेफ्ट हैंड हेलिक्स होता है। इसका डायामीटर कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। इसका डायामीटर होता है 18 एंगस्ट्रॉम और 1.8 नैनोमीटर, है ना। और ये थर्ड पॉइंट है, द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ BDNA इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। अब इसका देखो, थर्ड, द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ ZDNA इज 45 एंगस्ट्रॉम और 4.5 नैनोमीटर। इसका कितना था 34 एंगस्ट्रॉम, इसका 45 एंगस्ट्रॉम ZDNA का। ठीक है, और इसका 3.4 नैनोमीटर, इसका जब 4.5 नैनोमीटर। द टोटल बेस पेयर इन ए कंप्लीट टर्न ऑफ BDNA इज 10 बेस पेयर। टोटल बेस पेयर कितना होते हैं 10 होते हैं। इसमें द टोटल बेस पेयर इन ए कंप्लीट टर्न ऑफ ZNA इज 12 बेस पेयर। इसमें 10, इसमें 12 बेस पेयर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर, है ना। इसको देख लो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, 2 बेस पेयरों के बीच में कितना स्पेस होता है 3.75 एंगस्ट्रॉम या 0.375 नैनोमीटर। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट पर डायामीटर, और एंगल ऑफ ट्विस्ट डायामीटर 10 और 360/10 बराबर 36 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ऐसे इसमें ये तो सिंपल सही है। एंगल ऑफ ट्विस्ट पर डायामीटर 360 का गुना होता है और अपन 6, और 6 बराबर 60 डिग्री। और यहाँ पर होता है न्यूक्लियस खत्म, और न्यूक्लियस यहाँ पर फिनिश हो गया हमारा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे RNA।